BA एंड BSc पार्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति। यानी पृथ्वी के धरातलीय भाग का अध्ययन करें या संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी पे स्थलीय भाग भी पाए जाते हैं और जलीय भाग भी पाए जाते हैं। स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा जाता है जिसके दोनों छोर आपस में जलीय भाग से मिले हुए होते हैं, और जो जलीय भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। इन दोनों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच का मतलब होता है सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले निर्माण हुआ था महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में पर्वतों का निर्माण हुआ था, पठारों का निर्माण हुआ था, बाद में समतल मैदानी क्षेत्र और घाटी का निर्माण हुआ था। तो महाद्वीप तथा महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल का विस्तार है, और बाकी जो 29.2% भाग बचता है उस पर किसका विस्तार है? स्थल का विस्तार। संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर जलीय भाग है, जबकि 29.2% भाग पर किसकी प्रधानता पाई जाती है? स्थल की प्रधानता पाई जाती है। स्थलीय भाग का अध्ययन करें तो भी स्थलीय भाग त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, और जलीय भाग का अध्ययन करें तो जलीय भाग भी त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। ये वाला भाग स्थल हो गया और ये वाला भाग जल हो गया। दोनों के दोनों ही त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है? स्थलीय भाग का आधार उत्तर की ओर है, जबकि इसका शीर्ष कहां पर है? दक्षिण की ओर। स्थलीय भाग का आधार ये किधर है? उत्तर की ओर, और शीर्ष कहां पर है? दक्षिण की ओर। जबकि इसमें उल्टा है। जलीय भाग में आधार तो किधर है? दक्षिण की ओर है, और शीर्ष कहां पर है? उत्तर की ओर। अगर दोनों के दोनों को इस प्रकार से रख दिया जाए तो ये वाला स्थलीय भाग हो गया और ये कौन सा हो गया? जल हो गया। बीच वाले स्थान का अध्ययन करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थल की प्रधानता पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में किसकी प्रधानता पाई जाती है? जल की प्रधानता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग का अध्ययन करें तो उत्तरी भाग में तो किसकी प्रधानता पाई जाती है? स्थल की प्रधानता, अर्थात संपूर्ण स्थल भाग का 70% जो भाग है वो नॉर्थ में है, और संपूर्ण जलीय भाग का 70% भाग है वो कहां पर है? दक्षिण की ओर। तो ये जो स्थलीय भाग है वो भी त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं, और जो जलीय भाग है वो भी किसके आकार में फैले हुए हैं? त्रिभुज के आकार में फैले हुए हैं। लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में पाए जाते हैं। अब महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति की बात करें तो इनमें कल्पनाओं के आधार पर आधारित है, और इसमें सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो है अपना वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत।
महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति में आज के समय सबसे मान्य जो सिद्धांत है वह है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर, जिसका पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर था। यानी वेगनर का पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर था, जो कि कहां के थे? जर्मनी के थे, और जर्मनी के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। इसके साथ में इन्होंने जलवायु का अध्ययन भी किया था। इन्होंने सबसे पहले अपना जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन सन 1912 में किया। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे, इन्होंने सन 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन 1915 और 1920 दोनों में महायुद्ध की स्थिति होने के कारण से इसके सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे, 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसके बाद में इसके सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि सन 1915 में और सन 1920 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था, और इसके कारण से इन लोगों का ध्यान ही नहीं गया। इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था? वेगनर के सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थलभाग एक ही थे। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार एक युग आया था, और इस लंबे युग को इसने कार्बोनिफेरस युग नाम दिया। और इस कार्बोनिफेरस युग में आज अपन संपूर्ण विश्व का मानचित्र देखते हैं, और जब संपूर्ण विश्व का मानचित्र देखते हैं तो सभी अपने को अलग अलग प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे इधर वाले भाग में ये आ गया उत्तरी अमेरिका आ गया, ये वाला भाग में आ गया दक्षिणी अमेरिका आ गया, लेकिन इनके बीच वाले भाग में जल पाया जाता है। पहले ये वाली स्थिति नहीं थी, और ये जितने भी स्तरीय भाग हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। और वेगनर ने इस स्तरीय भाग को पेंजिया नाम दिया। ये वाला जो पेंजिया था वो एक विशाल जलीय राशि अर्थात सीमा, ये वाला भाग तो सियाल हो गया था और ये वाला भाग हो गया सीमा, और विशाल जलीय राशि पर तैर रहा है। इस विशाल जलीय राशि को वेगनर ने पैंथालासा नाम दिया। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार आज जो स्थलीय भाग का जो अपन अध्ययन करते हैं, जो कि अलग अलग टुकड़ों के रूप में बटे हुए हैं, ये संपूर्ण स्थलीय भाग पहले एक ही थे, अर्थात जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते थे। और इस स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। ये संपूर्ण जो पेंजिया का भाग था ये एक जलीय राशि पर तैर रहा था, और इस जलीय राशि को वेगनर ने क्या नाम दिया? पैंथालासा नाम दिया। समय बीतने के साथ में पृथ्वी पर दो बलों ने कार्य किया, और जब पृथ्वी पे दो बल कार्य किए तो एक भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर एक बल ने तो किधर कार्य किया? भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर कार्य किया, और ये वाला बल कहलाया ज्वारीय बल।
दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन बल के अनुसार पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा और इसमें कोरियालिस बल का प्रभाव हो गया, जिसके कारण से समय बीतने के साथ में ये वाला जो पेंजिया था इसके दो भाग हो गए। क्या हो गए? पेंजिया के दो भाग हो गए। एक भाग कहां चला गया? उत्तर की ओर चला गया। ये वाला जो भाग था ये उत्तर की ओर चला गया और ये वाला भाग किधर चला गया? दक्षिण की ओर चला गया। समय बीतने के साथ में पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न हो गई और पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से पेंजिया के दो भाग हो गए। एक भाग उत्तर की ओर चला गया, एक भाग दक्षिण की ओर चला गया। उत्तरी भाग को इन्होंने लोरेसिया नाम दिया। क्या नाम दिया? लोरेसिया। और दक्षिणी भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? गोंडवाना लेक। वैगनर ने स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दिया था और समय बीतने के साथ में पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न हो गई और पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से एक भाग उत्तर की ओर चला गया और एक भाग कहां चला गया? दक्षिण की ओर चला गया। उत्तरी भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? लोरेसिया नाम दिया और दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया? गोंडवाना लेक नाम दिया। इसके बीच वाले भाग में एक विशाल जलीय राशि खुल गई अर्थात महासागर खुल गया और इस विशाल जलीय राशि को इसने 33 सागर नाम दिया। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो एक भाग उत्तर की ओर गया और एक भाग कहां पर गया? दक्षिण की ओर। उत्तरी भाग को इन्होंने लोरेसिया नाम दिया और दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया? गोंडवाना लेक नाम दिया। बीच वाले भाग में एक विशाल जलीय राशि खुल गई और इस विशाल जलीय राशि को इन्होंने क्या नाम दिया? 33 सागर नाम दिया। जो पेंजिया उत्तर की ओर गया था, समय बीतने के साथ भी इसके दो भाग हुए और दो भाग हुए तो उसमें से किस किस का निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका और इधर वाले भाग से यूरेशिया। इसे लोरेसिया को अंगारा लेक भी कहा जाता है। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग में समय बीतने के साथ चट्टान की स्थिति उत्पन्न हो गई और जब समय बीतने के साथ में इसमें चट्टान की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके दो भाग हो गए। एक भाग उत्तरी अमेरिका कहलाया और दूसरा भाग क्या कहलाया? यूरेशिया कहलाया। अर्थात उत्तरी अमेरिका अलग महाद्वीप हो गया और यूरेशिया से यूरोप और एशिया का निर्माण हो गया। किस किस का निर्माण हुआ? यूरोप का निर्माण हो गया और किसका निर्माण हुआ? एशिया का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाया? गोंडवाना लेक कहलाया और समय बीतने के साथ में इसमें भी चट्टान की स्थिति उत्पन्न हुई और जब इसमें चट्टान की स्थिति उत्पन्न हुई तो इधर वाले भाग से दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका
प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर। किस किस का निर्माण हुआ? पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था, और इस दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया था? गोंडवाना लैंड नाम दिया गया था। समय बीतने के साथ में गोंडवाना लैंड के भी अंश हो गए, और इस गोंडवाना लैंड के कारण से दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हो गया, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हो गया, अंटार्कटिका का निर्माण हो गया, मेडागास्कर का निर्माण हो गया, और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो गया। अर्थात इसके कारण से दक्षिणी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो आज संपूर्ण विश्व का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण विश्व में महाद्वीपों की यही स्थिति पाई जाती है, इनका निर्माण हुआ। इसी समय स्थिति क्या हुई? प्रायद्वीपीय भारत के जो उत्तर वाला भाग था वहां से वलन की क्रिया प्रारंभ हुई, और जब वहां से वलन की क्रिया प्रारंभ हुई तो वो भाग ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के कारण से पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हो गया। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो कि पामीर की गांठ के अंश के अंतर्गत आता है। उसी समय उत्तरी अमेरिका वाले इधर वाले भाग और इधर वाले भाग दोनों पे वलन की क्रिया प्रारंभ हो, और जब इनमें दोनों में वलन की क्रिया प्रारंभ हुई तो इधर वाले भाग से रोटीज का निर्माण हुआ, और इधर वाले भाग से एंडीज का निर्माण हुआ। क्या बन गए? पर्वतीय क्षेत्र भी बन गए। जब भारत का नीचे वाला भाग थोड़ा सा उत्तर की ओर गया, तो भारत का नीचे वाला भाग जब उत्तर की ओर गया तो वहां से क्या बन गया? हिंद महासागर बन गया। ये वाला भाग थोड़ा सा पश्चिम की ओर किसका, और उसके कारण से प्रशांत महासागर बन गया। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इधर आ जाएगा, यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में अंध महासागर बन गया। उत्तर वाले क्षेत्र में आर्कटिक सागर बन गया, और नीचे वाले क्षेत्र में अंटार्कटिक सागर। अर्थात पर्वत भी बन गए और महासागर भी। जब भारत का नीचे वाला भाग ऊपर की ओर गया तो नीचे वाले भाग में क्या खुल गया? हिंद महासागर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये थोड़े संकुचित हुए, और उधर वाले भाग से एशिया संकुचित हो गया, और जैसे ये संकुचित हुए उसके कारण से प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ, और जब ये बीच में से फैले तो उसके कारण से अंध महासागर का निर्माण हो गया। उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक सागर खुल गया, और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा खुल गया? अंटार्कटिक सागर। इस प्रकार से वेगनर ने अपने सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों के प्रसार का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर मान्य है जिस प्रकार से कागज के दो टुकड़े करते हैं और दोनों को पुनः जोड़ा जाए तो उसी प्रकार से वो वापस जुड़ जाए, वैसे आज जितने भी अपने महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये सभी महाद्वीप आज भी उसी अवस्था में जुड़ सकते हैं। ये था वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसके जो पक्ष के प्रमाण हैं इनका अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।